नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस हिस्से की जो बदलते दिन के साथ, बदलते वक्त के साथ और भी ज्यादा अब परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आता है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो झंझोर देने वाली हैं। जी हां, हम बात करें पाकिस्तान की भारत के खिलाफ साजिशों की, जिसकी पोल अब खुद पाकिस्तान के ही एक आला हुक्मरान खोल रहे हैं। पीओके में जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जिस रूप में तानाशाही नजर आई, बर्बरता नजर आई पाकिस्तान की सेना की, उसके बाद में तस्वीरें तो पूरी दुनिया के सामने हैं। पीओके में प्रोटेस्ट पर अब राणा सनाउल्लाह ने बयान दिया। इस दौरान पाकिस्तान की भारत के खिलाफ रची गई साजिशों की वो पोल भी खोलते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह की बात। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। तो सुना आपने राणा सनाउल्लाह, जो कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुख्य राजनीतिक सलाहकार हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं उन्हें तैयार किया गया था भारत के खिलाफ। पूरा मामला मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे से कब्जाया हुआ इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका पीओके, बीते करीब 2 महीनों से प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेतृत्व में लोग पीओके विधानसभा में 12 सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे थे। जेएएसी का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उन सीटों का इस्तेमाल अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए कर सकती है। अब इसके अलावा पीओके में बीते कई महीनों से महंगाई, राजनीतिक भेदभाव, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हजारों लोग पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की सड़कों पर नजर आते हैं, मार्च करते हैं। अब प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग की बर्बरता की। खबरों की माने तो बीते करीब 3 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि आंदोलन के दौरान अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दावा किया जा रहा है। अब इन सब के बीच पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने कभी जिन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देकर लड़ने के लिए पीओके भेजा था, आज वही उसके गले पड़ गए और ये मुजाहिदीन ही पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। उन्होंने ये माना कि उन संगठनों से जुड़े लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं और उनके पास हथियार हैं। उनके अनुसार इन लोगों की कोई राजनीतिक मांग या कोई पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बनाकर अपने मंसूबों को बस पूरा करना चाहते हैं बाय होकर को। अब कहते हैं ना कि ना जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद उसी गड्ढे में गिरते जरूर हैं। और कुछ ऐसे ही हाल पाकिस्तान के नजर आते हैं, जिससे साजिश तो भारत के खिलाफ रची थी, लेकिन वही आग अब उसके घर को जला रही है। असला बारूद हिंदुस्तान को सुलगाने के लिए रखा था, लेकिन वही असला बारूद जब जिस जगह पर रखा तो वो वहीं पर ही अब उसके इलाके को भस्म कर देने पर आमादा है। ये पाकिस्तान की नियत और नीतियों का ही नतीजा है। लेकिन ये ऐसी नापाक नियतें जिसका सीधा सीधा शिकार बन रही है वहां की मासूम जनता, मासूम कश्मीरी। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या राणा सनाउल्लाह की बात पाकिस्तान के आतंकियों को पालने की नीति की ओर इशारा करती है? क्या पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाकर शहबाज शरीफ और वहां की सरकारें, वहां के सेना बलोच या टीटीपी से मिली हार की खींच निकाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर नीतियों में कोई बदलाव होगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ दामोदर सिंह कनेक्ट हो रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर मेरे साथ कनेक्ट हो रही, पाकिस्तान से भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे मेहमान, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन जिस तरह से हिमांशी सिंह जी, मैं आपका रुख करते हुए सबसे पहले मुझे राणा सनाउल्लाह खान की ये जो पूरा बयान है, इसके मायने जरा समझाने की कोशिश कीजिए। आखिर उनको किस रूप में देखा जाए? क्या ये उन्हीं आतंकियों का जिक्र कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ उन्होंने तैयार किया, अब खुद ही के लिए मुसीबत का सबब बन गए? नमस्कार, जय हिंद।
डेफिनेटली अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसको हम क्लासिकल सेंस में ब्लो बैक पॉलिसी कहते हैं कि आपने एक चीज तैयार की और आज वो आपको काटने को वापस आ रही है। दैट्स वेरी क्लियर बिकॉज देखिए इन्होंने पाकिस्तान में पीओजेके को अभी तक कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, क्योंकि क्यों नहीं दिया उसका एक रीजन है कि अगर पाकिस्तान इसका अपने में विलय करता है तो पाकिस्तान को एक चीज माननी पड़ेगी कि जो भारत में हिस्सा है वो भारत का हो गया और ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हो गया। तो जिस तरीके से वो पूरे कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हैं वो उनको छोड़ना पड़ेगा, वो ऐसा करना नहीं चाहते। दूसरा, ये जो मुद्दा शुरू हुआ है ये उन 12 सीटों को लेकर है जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए थे, लेकिन इन सीटों को रिजर्व करके जो 12 सीटें हैं ये कहीं पे भी हो पाकिस्तान में वो वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि बिना रहे हुए अगर कोई आरक्षित सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको जमीन पे जो हकीकत है उससे कोई लेना देना नहीं है और ये बिल्कुल जायज एक मांग है। देखिए 38 मांग जो है वो जेएसी ने अपनी तरफ से रखी थी जिसमें काफी कुछ मान ली गई और स्पेशली वो बहुत बेसिक मांगे थी आटा चावल दाल बिजली को लेके। लेकिन ये जो मांग है जिसमें उनको एक स्वायत्तता का अधिकार मिलता है वो आप नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी जो सरकार है वो पीओजेके को सेमी ऑटोनोमस स्टेट के तौर पे रखना चाहती है और आई थिंक ये लोगों का जो मान इस समय में है ये बहुत ही सिंपल सी मांग है। वो अभी देखिए आजादी की मांग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो बलूचिस्तान है वहां पर भी इस तरीके से शुरू हुआ था। पहले लोग बेसिक चीजें मांगते थे लेकिन आज वो कहाँ पहुंच गए हैं कि वो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, वो आजादी की मांग कर रहे हैं। तो ये मुझे उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर सेनाएं खुद अपने लोगों पर गोलियां चलाती हैं, जो सेनाएं की बॉर्डर की रक्षा के लिए हैं और वो अपने लोगों को मारती हैं, तो ये दमनकारी शासन मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। यही वजह हिमांशी जी कि जिस रूप में अब प्रधानमंत्री के जो मुख्य सलाहकार हैं पाकिस्तान के, वो एक बार नहीं पहले भी इस तरह की कई बार चिंता को जाहिर कर चुके हैं। उनकी तरफ से पहले भी एक बार ऐसे ही बयान आया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने लिए खुद कब्र खोदी है हिंदुस्तान से पंगा लेकर। उन्होंने कहा कि भाई गलत ये कहा जाए कि रणनीति का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तस्लीमा जी मुझे जल्दी से इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जिस रूप में यहाँ पर हालात हैं, एक तरफ तो ये स्पष्ट हो जाता है पीओके में जो हालात हुए कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की फेल्ड नीतियों का ही नतीजा रहा, और ऊपर से जिन आतंकियों को ट्रेनिंग करने की बात कही गई, यानी कि पीओके को एक बड़े लॉन्च पैड के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, ये उस ओर इशारा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एवरीवन। डेफिनेटली नैना जी कि आप देखिए कि पाकिस्तान ने कैसी चाल खेली है पीओजे के इनोसेंट अवाम के साथ कि उन्होंने किस एनवायरनमेंट में वहां पर इलेक्शन खड़ा कर दिया है। जबकि आप देखो पीटीआई पाकिस्तानी तहरीकी इंसाफ बहुत पुरानी पार्टी है, 1967 में वो पार्टी बनी है। उसने बाइकआउट क्यों किया है? इसीलिए उसको पता था कि ये डिफेंस वाला इलेक्शन है, सिलेक्टेड इलेक्शन है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वहां पर प्रोटेस्टर्स को इत्मीनान में लाना था, एतमाद में पहले उनको सुनना था, पीसफुल माहौल बनाना था, फिर ये इलेक्शन कर सकते थे वहां पर। उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको लोग चाहते थे लाना सामने, उनको बैन कर दिया। शहबाज शरीफ ने तो अपने लिए ये सीटें निकलवा के रखी थी। आप देखो 9 सीटें उसकी पार्टी ने जीती है और 4 सीटें फॉरेन मिनिस्टर की पार्टी ने जीती है, बिलावर भुट्टो के। तो आप देखो ये इलेक्शन कहाँ की तरफ जा रहा है। ये डिफेंस डेफिनेटली उन्होंने जिनको पाल रखा है वहां वर्दी में, जो डिफेंस के रूप में, वो असल में टेररिस्ट है। आप देखो नए आते लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, उनके साथ कितना इनजस्टिस, उनके साथ वायलेशन हो रही है और ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। यहाँ पर ये इलेक्शन कर रही है। क्या ये इलेक्शन फेयर हो रहा है? क्या ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहा है? उनको ये शर्म भी नहीं आती है पीओजेके के लोग जो उन्होंने दबा के रखे थे अभी तक, जिनको जुबरन काबिज बैठे हैं, कि कैसे उनको अपनाएंगे? क्योंकि वो दिल से तो उनके साथ गए नहीं, उन्होंने जबरन उन पर काबिज बैठे हैं। तो इसीलिए आप उन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ खून रेजियां कर रहे हैं। आप देखो कि इलेक्शन माहौल कैसा रहा उनका। लाशियां बिछा दी उन्होंने वहां पर, लाशियां, वो भी इनोसेंट अवाम की, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, अपने आप में वाकई में बड़ा गंभीर हो जाता है। वेल, पाकिस्तान से भी गेस्ट मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन जल्दी से डॉक्टर इरशाद अहमद मुझे ये बता दीजिए, राना सनाउल्लाह खान ने जो बयान दिया
वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात बने हैं वो पाकिस्तान की ही वजह से बने। पहले भी वो कहते रहे पाकिस्तान का हाल उनकी नीतियों की वजह से हुआ, हिंदुस्तान से नफरत करने का हाल हुआ। अब पीओके में जो लोग सड़कों पर उतरे ये तो वही कुछ लोग थे, इनमें चुनिंदा लोग जो उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए थे लड़ाके, फायर बैक कर गए। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ हमारे भेजे हुए लोग हैं, उन्होंने जो कहा उसको सही तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाइए आप लोग। दूसरी बात यह है कि अभी ये खातून कह रही है इरशाद अहमद जी सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको दुरुस्त कर दूं जरा, आप मुझे दुरुस्त करना चाह रहे। पहली बात तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक टीवी को इंटरव्यू दिया, और अगर आपको लग रहा है मैं आपको पूरा इंटरव्यू दिखा दूंगी, हो सकता है आपको वहां पे नहीं मिल रहा होगा पूरा इंटरव्यू देखने को, इंटरनेट की पाबंदियां है ना। नैना, आप दरमियान में नहीं बोले। इन खातून के जो मेरी फौज के बारे में गलत ऑल फॉल बक रही थी, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। अपनी आर्मी के जवानों के बारे में कोई बकवास करे, मैंने बड़े इत्मीनान से सुना कि आपका शो खराब ना हो। देखें, इस तरह के लोग, ये 2 टके के लोग आप ला करके बिठा देते हैं मकबूजा कश्मीर से, जो कि आपके पालतू हैं। मैं इन्हें पालतू कहूंगा कि मेरी अजीम फौज को जिसको पूरी दुनिया सलूट करती है। अच्छा, और अब आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 टके के कौन है? 2 टके के कौन है? इसको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, ये कातिल लोग हैं, कातिल। शर्म ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। इस खातून के दरमियान में मैं नहीं बोला हूं। अगर आपने पाकिस्तान टेरर स्टेट है, टेरर स्टेट है। इनोसेंटों पे अरे इरशाद अहमद जी सुनिए, अगर आप खातून कह के अगर आप उनको सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जिन शब्दों का और जिस भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कोई इज्जत देने वाली तो है नहीं, आप भी बखूबी जानते हैं। नहीं कि जो मेरे फौज के बारे में जो बात करेगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी फौज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। ये याद रखिए, मेरे इदारे हैं, मेरी अजीम फौज है, मेरा अजीम मुल्क है। अभी इलेक्शन पे ये बात कर रही थी खातून, कितना बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हुआ, बेहतरीन तरीके से कोई वायलेशन नहीं हुआ, इलेक्शन पूरा अमन हो गया। जिसकी तकलीफ है हिंदुस्तान को, जिसकी तकलीफ है अमन से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। आपके जो भेजे हुए वहाँ पाले हुए आजाद कश्मीर में बदमाश थे, जो भाग गए, जो छुप गए अपनी बिलों में, जो हिंदुस्तान भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके भागे, उनको तकलीफ है कि पूरा अमन इलेक्शन कैसे हो गया। देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी हुकूमत भी पूरा अमन तरीके से बन जाएगी, लेकिन आप जैसे लोग रोते रह जाएंगे, क्योंकि आपके मुकद्दर में रोना लिखा हुआ है। तो आप जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें तरीका ये किया कीजिए कि एक तरफा बात मत सुना करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा, इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हुकूमत की तब्दीली होगी। इरशाद जी सुनिए ना, प्रोग्राम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये मैं बहुत बखूबी जानती हूँ। देश कैसे चलाना है, जनता को कैसे संभालना है, झूठ कैसे बोलना है, पहले आपको जरा ये सीख लेना चाहिए। आपको जो स्क्रिप्ट दी गई झूठ बोलने की, सुनिए ना, वो झूठ बेनकाब मैं कर देती हूँ तस्वीरों के माध्यम से। आपने कहा बड़े खूबसूरत तरीके के साथ में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई आपके यहाँ। आपके यहाँ खून बहाना शांतिपूर्वक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी तो नीति में ही खून बहाना लिखा हुआ है। अरे आपके यहाँ पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए थे, फर्जी बोगस वोटिंग आपने करा दी। अच्छा दामोदर सिंह जी, ठीक है, आपको एक मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पाकिस्तान में किसी महिला का बोलना अपने आप में बड़ा, आप लोग उसको एंटी ले जाते हैं, और वो भी अगर पीओके एक्टिविस्ट हो तो आपको तो बात बिल्कुल रास नहीं आएगी तस्लीमा जो कह रही। मैं चाहूंगी दामोदर सिंह जी जरा आईना दिखा देंगे। दामोदर सिंह जी, ये शांतिपूर्वक चुनाव है क्या? राणा सनाउल्लाह खान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें? पकौड़ा कह रहे हैं, आप अपनी शर्म कीजिए, आप अपने आईने को दुरुस्त कीजिए ताकि। दामोदर सिंह जी ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। दामोदर जी ऑडियो अनम्यूट कर ले। मुझे लग रहा है दामोदर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार कनेक्ट करवाइएगा। दामोदर सिंह जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। ओके, आप सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम टू माय सिस्टर इज हियर आल्सो, आई एम ग्लैड टू अटेंड दिस डिबेट। इरशाद भाई, आप तो पहले भी मेरे गंजेपन पे टाउन करते हैं, हम दोनों आमने सामने बात करेंगे तो चेहरे पे चमक जाएगी, थोड़ा सा सुनते हैं एक दूसरे की बात। आपने कौन सी, वो क्या आपकी आर्मी के बारे में कोई बोलेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, बोलना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एक ऐसी आर्मी जिसके 90,000 की पूरी एक कोर सरेंडर कर देती है, तो उसके बोलने की आवश्यकता नहीं, वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बोलने दीजिए, आप सुनिए, अपने कारनामों को सुनिए। और ये जो आप पीओजेके में जो बात कर रहे हैं, पहले अरे सुनिए ना, सुनने का हौसला रखिए, हमने भी सुना बहुत देर से। ये क्या बात करते हैं? और दुनिया भर में आपके वजीर आलम ट्रीटी करवाते घूम रहे हैं, 2 मुल्कों के बीच में शांति और ये वो सब ज्ञान देते घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, फोटो आप कर रहे हैं। क्यों नहीं पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जाके
जाके उस ट्रीटी topic कर पे बात लेते। कीजिए आप मेरे साथ। अपने लोग आपने संभाले नहीं जाते, आपने पूरी ये दुनिया का गलती ठेका ले रहे हो, नोबेल की पुरस्कार के लिए बात भीख की मांगते आप। घूम रहे हो सड़कों पे। आपके और क्या फील्ड मार्शल, कैसी आपके बातें कर रहे हो आप? जैसी जो आप बर्बरता लोग आपने की पूरी दुनिया ने जैसी देखी है आने वाले समय में। क्या बात और एक करते बात हैं ध्यान आप रखिए, लोग? हमारे मुल्क के प्रोग्राम लीडर ने में कहा आ था जाते हैं आप पीओजे के लोग। लेने की जरूरत नहीं, अपने आप चल के आएगा, वो दौर आ चुका। और भारत बस उस मौके के इंतजार में, जवाब की जनता। आप अरे बड़े हंसने से बेवकूफ क्या होगा? लोग हैं। मैं आपको आपको तस्वीरें पता दिखाऊं नहीं है। आपकी। मैंने कहा आपको यकीन नहीं है, आपकी हंसी बताती है जिस हंसी के पीछे आप अपनी आपने दो चेहरे विद्रूपता को देखिए, छुपा एक रहे चेहरे से हैं, पर्दा आप हटाइए, अपनी वो भी नाकामी को देखिए। छिपा रहे हैं। वहां की जनता ने चीख चीख के इंटरव्यू दिया, और आपका वो अल जजीरा चैनल जो बहुत खास है, कोई लैपटॉप चैनल है जजीरा आप लोगों के वजीरा लिए, कुछ भी नहीं है। वो उसी ने जो खुद हकीकत रिपोर्ट है किया, वो हमने नहीं दिखाइए। किया। इलेक्शन ये हुआ या भारत नहीं नहीं बता हुआ? रहा। इलेक्शन पूरा अमन हुआ या नहीं सुनते हुआ? जाइएगा बस ये पहले, बताइए सिर्फ। आंकड़ों की बात करते हैं। 40 लोग मारे आपने सड़क पे पूरी दुनिया ने, और चाहे जितना आप वहां पे आप इलेक्शन में इंटरनेट बैन कर लीजिए। और शर्म की बात तो पता है क्या है? आपकी आर्मी के साथ साथ आपके टेररिस्ट मुजाहिद उनके साथ लड़ रहे हैं, जिनको आपने वो फैरन पहना रखा है, उनके भी फोटोज हैं। और आने वाले दिनों में पीओजे की जनता दौड़ा दौड़ा के पाक आर्मी को मारेगी और उसका हिसाब लेगी। आप क्या समझते हैं? आप बंदूकों के दम पे उनकी आवाजों को दबा देंगे? वो वक्त दूर नहीं है मियां, सुनते जाइए। आप जो इलेक्शन करवा रहे हैं, वाला पानी फिरेगा आपके अरमानों पे। आपको वो मुंह की खानी पड़ेगी, खुदा की कसम। आप मुंह दिखाने के काबिल हमें कुछ नहीं खाना। हमारे यहाँ जो कश्मीर है बिल्कुल शांत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोग लाल किले में, जहाँ पे आप जहाँ की बातें किया करते हैं, आज वहाँ तिरंगा फहरा, वहाँ योगा डे मनाया जा रहा है, किसकी बातें कर रहे हैं? कश्मीर में उसी अभी कारगिल विजय दिवस 26 तारीख को देखा हमारे यहाँ मुंतकिल हुए, वजीर आजम भी नए आगे, सदर भी नए आगे। ठीक है, एक एक करके। अरे इरशाद अहमद जी सुनिए ना, देखिए आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बल्कि मुझे लगता है आप भी यही चाहते होंगे कि आपके देश में कम से कम लोकतंत्र तो स्थापित हो। कुछ समय के बाद आपको भी आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने को आएंगे। 14 अगस्त को आप मनाएंगे ना अपना आज़ादी का पर्व। आप भी सोचेंगे भाई कभी इन 80 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया। पानी के नाम पर आपके पास में मुझे लगता है मुश्किल से चुल्लू भर भी ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी। और पीओके की जनता भी तो पूछेगी कि जिन्हें जबरन कब्जे में लिया आखिर आपने उन्हें दिया क्या। देखिए सुनिए, 78 साल में हमने वो ईरान के साथ एक पाइपलाइन बनाने चले थे, वो भी आधी अधूरी बन के रह गई, जिसको भी नहीं बना पाए अपने देश की जनता के लिए। इसके बाद इनके पास एक देखिए अब मुझे कह रही है कि आप बोलिए अकेले, अब ये दरमियान में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है इरशाद जी, दामोदर जी एक सेकंड। अच्छा इरशाद जी, आप बार राना सनाउल्लाह खान की अगर बात करें, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा है, सुनिए ना, उन्होंने ये कहा कि ये वही किस्म के लोग हैं जिन्हें हमने पहले मुजाहिदीन के रूप में ट्रेन किया, उन्हें भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए तैयार किया, लड़ने के लिए भेजा, अब वो हमारे लिए बोझ बन गए हैं। वो ये खुद बात स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी बात सुना भी दूंगी। लेकिन है ना, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की, ये तोड़ मरोड़ के आप ऐसा बयान को उसको ऐसे बना रहे हैं कि जैसे दहशतगर्द मैंने पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में भेज दिए। देखें ऐसी बात ना ही उन्होंने हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगी एक बार मेरी पीसीआर की टीम सलीम जी जरा एक बार सनाउल्लाह खान को सुना देते हैं ना, जरा सुना देते हैं, सुनिए क्या। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। अब तो समझ गए होंगे आप इरशाद अहमद, हालांकि आप इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभी भी आपसे ये कहूंगा कि उनके आखिरी अल्फाज मैंने सुनाई दिए, पहले आवाज उनकी म्यूट थी। वो कह रहे हैं कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका मिशन नहीं है, कश्मीर में सिर्फ अनारकी फैलाना चाहते हैं। आपने बस अपने मतलब की बात सुनी ना, लेकिन दुनिया अपने मतलब की पूरी बात समझ रही है, सुन रही है। अरे मतलब कि अच्छा हिमांशी सिंह जी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर वो अपने मतलब की चीज जरूर सुन रहे होंगे इरशाद अहमद जी, लेकिन हिमांशी सिंह जी मुझे बताइए, पीओके के कई ऐसे इलाके जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे, तमाम लॉन्च पैड्स ऐसे हमने देखे, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, बड़े स्तर पर एक्शन भी हुए। राना सनाउल्लाह खान का जो बयान सामने आया ये उसी ओर इशारा करता है, पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति की ओर। नैना देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमले कहाँ किए थे? पहले हमने टारगेटेड जो अटैक्स थे सारे पीओजेके में किए थे।
और वही वजह थी कि इनकी आर्मी जो है दहशत में आ गई थी, उसने रिटेलिएट किया था, जबकि हमारा जो एजेंडा था बहुत क्लियर था कि हम वहां अटैक कर रहे हैं जहां से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स स्थापित हैं। और पीओजेके में एक सबसे बड़ी जो इस समय चीज हो रही है, इनके रिटायर्ड फौजी और इनके रिटायर्ड पुलिसमैन को वहां जगह दी जा रही है, वहां का जो डेमोग्राफिक है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और यही जो लोग हैं वही कोशिश करते हैं कि यहीं से आतंकवादी लॉन्च पैड्स को चलाया जाए। तो इसको हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो जग जाहिर बात है। और इसके लिए हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है, तो पाकिस्तान के नामी गिरामी वो एक राजनीतिकार है, और जब वो चीज कहते हैं कोई, तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका मुझे लगता है अगर वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं तो उनकी बात में वजन है और ये उनकी स्वीकार रोकती है, और उस चीज को हम ऐसे नकार नहीं सकते। और जहां तक देखिए इनके इलेक्शंस में जो जिस तरीके से बर्बरता की गई है, तो जो जेएसी है उसके प्रवक्ता हैं उमर नजीरी, उनके ब्रदर की इसमें मौत हो गई है। तो किस तरह के इलेक्शंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर खुद फौज अपने लोगों पर गोलियां चला रही है और इस तरह की बर्बरता कर रही है जैसे वहां पर कोई काउंटर टेररिस्ट कोई ऑपरेशन चल रहा हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जनता जो पीओजेके में है वो इस समय जाग गई है, क्योंकि मसला जो है वो रोटी से, सड़क से, उस तरह से शुरू हुआ था, मेडिकल इमरजेंसी से शुरू हुआ था, और वो पहुंच कहां गया है। अगर लंदन में मीरपुरिया इनके हाई कमीशन के सामने अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं अगर इस तरह का दमन नहीं हो रहा है। इरशाद जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इरशाद जी देखिए, बात यह है कि ना तो मीरपुर के लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं लंदन में, ना ही आज़ाद कश्मीर में कोई हंगामा हो रहा है। ये जो आप मरने की बात कर रही हैं किसी साहब की, वो देखें, जब आपस में दो ग्रुप आमने सामने होते हैं कुछ भी हो सकता है। दो ग्रुप हैं, दो मुख्तलिफ पार्टी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उनके आपस में वर्कर्स होते हैं, आपस में लड़ते हैं, मरते भी हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। सीरियसली इरशाद अहमद जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये देखना नहीं चाहते, आप तक तस्वीरें नहीं पहुंचती, या आप आंखें मूंद लेते हैं, या आपको चीजें नजर नहीं आती? मुझे बोलने दीजिए। देखिए, दूसरी बात, आप बार बार एक जुलूस दिखा रहे हैं, एक शख्स को रोते हुए दिखा रहे हैं, एक रोड पे खड़े हुए इंसान को रोते हुए दिखा रहे हैं कि हमारे टैक्स ये हो रहा है, हमारे टैक्स ये हो रहा है। जो लोग आप दिखा रहे हैं, क्या ये हकीकी लोग हैं? क्या ये इलेक्शन के दौरान की तस्वीरें हैं? क्या ये इलेक्शन के दौरान का दिखा रहे हैं आप, या इलेक्शन से पहले जो इन्होंने इकट्ठे हुए थे वो दिखा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ प्रदर्शन तो 2 महीने से चल रहे हैं ना, 400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सोच के लोग, मेरे राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि वो लोग हैं जो नहीं चाहते अमन, जो नहीं चाहते उनकी भी बात सुन लीजिए जरा। पुरअमन तरीके से लोग रहे, पुरअमन। तो पता नहीं क्यों, पता आईएसआई ने आपको बिठा रखा है इसीलिए, ताकि आप चैनलों पर आके पाकिस्तान को आपको शील्ड नहीं कर सकोगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपोज हो चुकी है। ये बेशरम फौज, ये कायर फौज आपकी एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया में, वहां पर इनोसेंटों पर वायलेशन करने के लिए। मेरी फौज पूरी दुनिया में और दुनिया को किस मुंह से दिखाओगे? इंटरनेट बंद करने से क्या होता है? इंटरनेट बंद करने से क्या होता है? तब भी दुनिया में आपकी खबर फैल रही है, तब भी पूरा दुनिया पूरा लाइव देख वहां पर क्या कर रही हो। दुनिया की नजरें मेरी फौज की तरफ है, पूरी दुनिया चाहती है कि हमें शर्म से इरशाद जी, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान फौज की तरफ है। दामोदर सिंह जी, किस रूप में है, जरा ये भी बता दीजिएगा। पूरी दुनिया की नजरें वो ये खुद बखूबी देख रही है ना कि क्या कोई ऐसी फौज भी हो सकती है जो अपनी ही आवाम को टेररिस्ट समझ के ये भेड़ बकरियों की तरह मार दे, सड़कों पर खून बहा दे? मैं ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की नजरें इसलिए है कि वो चाहते हैं कि काश उनकी फौज भी पाकिस्तान जितनी दिलेर फौज हो। आपकी फौज भी यही चाहती है कि वो ट्रेनिंग लेने आ जाए पाकिस्तान में। हमने तो ऑफर की थी, कातिल फौज, टेररिस्ट फौज। जंग लड़े, इरशाद जी पता नहीं आज क्या खा गया, समझ आज तक मलबा भी क्या खा गया है आज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप होशो आवाज में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पता नहीं सूखा नशा तो नहीं करते आप आने से पहले डिबेट में? कैसी बातें कर रहे हैं आप, वाहियात बातें कर रहे हैं आप। पूरी दुनिया की नजरें, पता है आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, कुछ दिन पहले आपने कराची में अपने 12 लोगों को दौड़ा के मार दिया निहायत। ये पूरी कोई पहली बार पीओजे में नहीं कर रहे आप, अपने लोगों को मारने की हिस्ट्री है। आपने पीटीआई के लोगों को मारा, इमरान खान को जेल में डाला, उससे पहले एक प्रधानमंत्री को फांसी देते, फिर एक जनरल को
प्लेन क्रैश में मार देते हैं, इसके बाद फिर आप अपने लोगों को, अरे सुनते जाइए ना, पूरी दुनिया जो देख रही है उसको सुनिए। इसके बाद पाकिस्तान का एक मेजर अमेरिका में पकड़ा जाता है भारत के लिए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, उसको हम पकड़ के लाए अपने मुल्क में। एक लफ्ज सुनिए, डॉक्टर और मेजर आपकी आर्मी का, पूरी दुनिया देखती है आपके लोगों को, पूरी दुनिया की जब बातें करते हैं तो सुनिए पूरी दुनिया क्या क्या देखती रहती है। इसके बाद सुनिए, पूरी दुनिया आपके पीओजे की चीजों को आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप सुनिए, आप पूरी दुनिया ये भी देखती है कि कारगिल जैसी जगह में आपने अपने लोगों की डेड बॉडियां छोड़ के भाग गए, उन्हें भारत की सेना ने सुपुर्दे खाक किया पूरी सम्मान के साथ में, और आपको वापस भी किया जिनका लेने आया। पूरी दुनिया ये सब देख रही है, वो अकेले की बात नहीं है। आपके सोल्जर्स ने हमारे अस्पतालों में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां आके बोला, किस आर्मी की बातें कर रहे हैं आप? आपने मेरी अच्छा, सऊदी अरबिया में आपकी आर्मी स्टेशन कर रही, बड़ा एक पैक्ट साइन किया था कि सऊदी अरबिया पे कोई हमला होगा तो हम सऊदी अरबिया के लिए नहीं गए हुती के ऊपर हमला करने, सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक कर रहा है बार-बार। आपको ब्रेक नहीं लगी, आपके समझौते, आपके वजूद, आपका अस्तित्व और आपकी ब्रेक तो लगाएं। समय पूरी दुनिया देख रही कहां पे हैं आप और कहां से कहां पहुंच गए। एक समझौता कराया था नोबेल पुरस्कार की जहां में उसको भी ट्रंप ने कोई रिगार्ड नहीं किया। मौका दीजिए मुझे, बोल के क्या करेंगे आप? फालतू की वाहियात बातें बोल रहे हैं कि भारतीय सेना को ट्रेनिंग लेने आ रही है, बोलने तो देना यार। अरे इरशाद जी, आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है। आप देखिए, आप तो यहाँ पर युद्ध का मैदान, खेल का मैदान, चर्चा का मैदान, हर जगह आप हथियार डाल दे रहे हैं। आपका पहला जनरल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेंड होके गया था, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से, और भुगा के मारा, देहरादून से आप ये ट्रेंड होके किस भगा के और दौड़ा के मारा है, पूरी दुनिया जानती है। इरशाद अहमद जी, कम से कम किसी जगह पर तो जरा थोड़ा सा इज्जत के साथ में बात रखिएगा। हिमांशी जी, आपको कुछ कहना चाह रही थी? जी हिमांशी जी। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने हमसे ही सीखा है जो कुछ सीखा है, देखिए, तो फिर ये हमें ना सिखाए तो बेहतर है। जहां तक हिंदुस्तान की फौज की बात है, तो 2 दिन पहले जब हमने कारगिल दिवस मनाया था तो हम बात कर रहे थे कर्नल शेर खान की, और ये चलिए हमारी बातों पे तो यकीन नहीं करते, हमारी बातें इनको प्रोपेगेंडा करती हैं। उसकी माँ का आप इंटरव्यू देखिएगा बीबीसी पे, जो कि हमारा चैनल नहीं है, और वो किस तरीके से न सिर्फ कैप्टन कर्नल बल्कि और भी कुछ इनके ऑफिसर और कुछ जवान थे जिनके माता पिता का इंटरव्यू था, और वो कह रहे थे कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग इतनी बहादुरी से अपने देश के लिए लड़े, पाकिस्तान ने उनकी जो लाशें हैं वो भी लेने से इनकार कर दिया, और फिर फाइनली जब हमने चिट्ठी भी लिखी है उसके बावजूद हमने उनको सुपुर्दे खाक किया है। तो हम क्या सीखेंगे पाकिस्तान की हर चीज में डिनाइल पे क्यों चले जाते हैं? ना अपने लोगों को स्वीकारते हैं और ना ही अपने लोगों को मानते हैं। आप जरा देखिए, सुनिए ना, अब सुनिए, अभी मजबूरी है क्योंकि जो सत्ता है वो इन्हीं चीजों पे चलती है कि आप किस तरीके से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके शेरों की तरह उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, किसके लिए? अपने मुल्क के लिए। आपके फौजी तो भगोड़े हैं, भाग जाते हैं आगे से। हमारे इरशाद अहमद सुनिए, भगोड़े होने का इतिहास किसका है ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, तो ये बताने की कोशिश ना करें। ये तो वही बात हुई ना जो हिमांशी सिंह जी ने कही, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। पाकिस्तान की सेना ने सीखा था हिंदुस्तान से, और अब आप वहां पर एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। और ये वही जो राणा सनाउल्लाह खान ने कहा ना कि वो जिन लोगों को तैयार किया था मुजाहिदीनों को, अब वो बड़े असला बारूद के साथ में खुद पीओके में जब सड़कों पर उतर कर आए तो वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन गए। अब आपने ना आओ देखा ना ताव, आपने लाशों का ढेर लगा दिया, पीओके को आपने कब्रिस्तान बना दिया। इरशाद अहमद जी, पूरी दुनिया देख रही है, पीओके की आवाम भी देख रही है, उखाड़ फेंकेगी सीधे एक ना एक दिन। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, रुक रही हूँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।